हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हम अकाउंट्स में भी जरा कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछले क्लास में हमने स्टेप्स देखे थे। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कैसे निकालनी है, उसके स्टेप्स। क्लेम का अमाउंट हमें कैसे निकालना है, उसके हमने 8 स्टेप्स हमने टोटल देखे थे। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19। उसमें हम पूरे के पूरे 8 स्टेप्स हम जरा एक बार देखेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है। देखो, पढ़ो 19 क्वेश्चन। ब्राइट लिमिटेड हैज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹12,60,000. Period of indemnity is 3 months. A fire occurred on 31st March 2007. Following information is available. Sales for the year ended 31st December 2006. Sales from 1st April 2006 to 31st March 2007. Sales from 1st April 2006 to 30th June 2006. Sales from 1st April 2007 to 30th June 2007. Standing charges in 2006, net profit in 2006, savings in standing charges. Additional expenses to reduce loss of sales. Assuming no adjustment has to be made for upward trend in turnover, compute amount of claim to be made to the insurance company. हेडिंग सब लिखो स्टेप्स। ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन समझना, पूरा केस क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, पहला पता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है। आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलेगा वो कितने पीरियड के लिए मिलेगा, आपको सबसे पहले ये निकालना है। अब पता है, पीरियड ना 2 होते हैं। कौन कौन से 2? एक को हम कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड और दूसरे को हम कहते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। ध्यान से समझना है, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। अब क्या होते हैं इंडेमनिटी पीरियड और क्या होता है पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, साथ साथ समझते जाएंगे। मेरी बात सुनना। पता है, आप जब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेते हो ना, जब आपने पॉलिसी ली, तो जब आप पॉलिसी लोगे ना, तो पॉलिसी में एक कॉलम होता है जो आपको भरना पड़ेगा और वो है इंडेमनिटी पीरियड का। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब पता है क्या होता है, कि आपको ना एक एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आपको अपना एक एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। एस्टीमेट लगाना पड़ेगा मतलब आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर कल को फायर लगती है तो फायर की वजह से आपको आपका बिजनेस कितने मंथ्स के लिए सफर करेगा और आप क्लेम कितने मंथ्स का चाहते हो इंश्योरेंस कंपनी से। यानी पता है, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो इंडेमनिटी पीरियड एक एस्टिमेटेड पीरियड है। मतलब पता है, जब आप पॉलिसी लोगे ना, आपको उस पॉलिसी में मेंशन करना पड़ेगा ये पीरियड। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर कल को आग लगती है तो आग की वजह से हमारे बिजनेस को कितने मंथ्स का नुकसान होने वाला है। ये इंडेमनिटी पीरियड होता है। और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन क्या है? आग लग गई, आग की वजह से नुकसान हो गया। मतलब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पीरियड्स, ये आपका एस्टिमेटेड पीरियड है और ये आपका एक्चुअल पीरियड है। एक्चुअल पीरियड मतलब इंडेमनिटी पीरियड मतलब कितने मंथ्स का नुकसान होगा अगर फायर लगती है तो, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है कितने मंथ्स का नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ फायर। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन में। इंडेमनिटी पीरियड तो सबसे ऊपर आपको दे रखा है 3 मंथ्स का। चलो, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में पढ़ के, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन दे रखा है या नहीं? नहीं दे रखा है, तो हम दोनों को सेम मानेंगे। यहां पर लिखोगे विच एवर इज लेस, तो क्लेम आपको मिलेगा दोनों में से जो भी लेस है।
3 मंथ्स ही है, तो क्लेम आपको मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब एक बात और आती है, कौन से 3 मंथ्स का क्लेम मिलेगा? जैन फेब मार्च अप्रैल, कौन से 3 मंथ्स? 3 मंथ्स बिगनिंग विद द डेट ऑफ फायर। अब बताओ फायर कब लगी थी? 31 मार्च को। तो आपको जो 3 क्लेम मिलेगा ना, वो कौन से 3 मंथ्स का मिलेगा? 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007। इन 3 मंथ्स का आपको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ये हमारे क्वेश्चन का बताओ क्या आ गया? फर्स्ट स्टेप आ गया। चलो सेकंड स्टेप है जीपी रेशियो निकालोगे आप ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का जीपी रेशियो। पता है पिछले साल के जीपी रेशियो को निकालने का एक फॉर्मूला तो सिंपल है, जीपी ऑफ लास्ट ईयर प्लस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। लेकिन पता है इससे ज्यादा, इस फॉर्मूले से ज्यादा मैंने आपको एक सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था, वो ज्यादा यूज होगा। कौन सा? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। चलो देखते हैं जरा, मुझे बताओ कि पिछले साल का 2006 का नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख प्लस स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल के हैं 960। लेकिन मुझे कौन से स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए। कुछ लिखा हुआ है कितने इंश्योर्ड हैं कितने नहीं। तो हम सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड ही मान रहे हैं, 960 को डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। बताना 2006 की सेल सबसे ऊपर है 42 लाख इनटू 100, तो 30% आ गया जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर 30%। चलो फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप है आप निकालोगे रिडक्शन इन टर्नओवर। कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। सुनना ध्यान से। अच्छा मुझे बताओगे ये स्टैंडर्ड टर्नओवर कौन सा टर्नओवर होता है? ध्यान से सुनना। पिछले साल के इन्हीं 3 मंथ्स का टर्नओवर इज योर स्टैंडर्ड टर्नओवर। पिछले साल के इन्हीं 3 मंथ्स का मतलब 1 अप्रैल 2006 से लेके 30 जून 2006 का जो टर्नओवर है दैट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर। देखो आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2006 से 30 जून 2006 का टर्नओवर 10,80,000। अच्छा अगर इसमें याद हो तो मैंने एक नोट आपको लिखवाया था, अगर क्वेश्चन में टर्नओवर में आपको कोई ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, वो ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, तो वो ट्रेंड आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ना, उसने क्या कहा है? अज्यूमिंग नो एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड फॉर अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। तो आपको कोई एडजस्टमेंट अपवर्ड ट्रेंड में नहीं करना है, तो वो छोड़ देना माइनस। अच्छा एक्चुअल टर्नओवर कौन सा होगा? इन्हीं 3 मंथ्स का टर्नओवर, इन्हीं 3 मंथ्स का टर्नओवर आपका एक्चुअल टर्नओवर होगा। मतलब 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007 का जो टर्नओवर है 72,000, वो आपका एक्चुअल टर्नओवर होगा। तो 10,80,000 माइनस 72,000, ये आ गया 10,08,000 रिडक्शन इन टर्नओवर। फोर्थ स्टेप लॉस ऑफ जीपी। फॉर्मूला इसका क्या लिखवाया था मैंने आपको? रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो।
रिडक्शन इन टर्नओवर 10,08,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 30%, तो 3,02,400। ये बताओ आपका क्या आ गया? ये आपका लॉस ऑफ जीपी आ गया। पहले 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलो अब करते हैं आपका 5th स्टेप। हमारे पहले 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब करेंगे 5th स्टेप। देखो अब 5th स्टेप है हमारा एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसमें 3 चीजें थी। पहला एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, पढ़ना जरा। सबसे लास्ट लाइन एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ सेल, मतलब नुकसान को कम करने के लिए आपने खर्चा 60,000 रुपए का करा। और मैंने आपको उस दिन कहा था इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्यों इंकर करी जाती है? अपने नुकसान को कम करने के लिए ही इंकर करी जाती है। सेकंड है जीपी ऑन एक्चुअल टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अच्छा मुझे बताओगे वैसे क्वेश्चन में देख के बताना, एक्चुअल टर्नओवर कितने रुपए का था? 72,000 का टर्नओवर एक्चुअल था। अब ना सुनो, अब आपको मुझे यह बताना है कि 72,000 के एक्चुअल टर्नओवर में से इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से आपने कितना अचीव किया। पता है ये ना क्वेश्चन में जनरली आपको गिवन नहीं होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जितना भी एक्चुअल टर्नओवर आया ना, जितना भी, वो सारा का सारा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से ही आया। और कितना आया? 72,000 इंटू जीपी रेशियो 30%, तो ये आ गया 21,600। फिर थर्ड स्टेप है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी एज अबव प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चलो मुझे बताओ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कितना है? 60, देखना जरा ध्यान से, इनटू, अब सुनना, जीपी 30%, जीपी ऑन क्या है? एनुअल टर्नओवर। अब सुनो, ये एक नया वर्ड आया है, एनुअल टर्नओवर। अच्छा एनुअल से एक बात तो क्लियर हो गई, 12 महीने का टर्नओवर चाहिए, लेकिन मेन बात है कौन से 12 महीने का? सुनना, कौन से 12 महीने का? फायर की डेट से प्रीसीडिंग 12 महीने का। कौन सी डेट से 12 महीने का? फायर की डेट से प्रीसीडिंग 12 महीने का। बताओ फायर किस दिन लगी? 31 मार्च 7 को। तो बताओ कौन पिछले 12 महीने बताओ कौन से होंगे? 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007। तो फायर की डेट से प्रीसीडिंग 12 महीने। और बताओगे इस पीरियड का टर्नओवर कितना है? 48 लाख। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में कोई अपवर्ड ट्रेंड होता, अगर होता, तो वो अपवर्ड ट्रेंड आपको एनुअल टर्नओवर में भी एडजस्ट करना पड़ता। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में कोई अपवर्ड ट्रेंड का केस नहीं है। डिवाइड बाय जीपी एज अबव, मतलब ये वाला करो, 48 लाख का 30%, 14.4 लाख प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आपको याद हो सेकेंड स्टेप जो हमने अभी किया, हमने सारे स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड ही माना था, तो अनइंश्योर्ड तो नीली हो गया ना। तो नोटिस करो ये तो आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसका रिजल्टेंट आंसर 60,000 ही आ जाएगा तीनों में से।
विच एवर इज क्या लेस। चलो 5 स्टेप्स हो गए। 6 स्टेप, अब निकालेंगे एक्चुअल लॉस। क्या फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस का? लॉस ऑफ जीपी। पहले तो जीपी का लॉस हमें कितने का हुआ था? 3,02,400 प्लस एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मुझे बताओ इन तीनों में से, ये देखो, इन तीनों में से बताओ लीस्ट कौन सा आ रहा है? 21,600 माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। देखना कोई सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस है, दे रखी है क्या? दे रखी है 30,000। तो सॉल्व करो। 3,02,400 प्लस 21,600 माइनस 30,000, 2,94,000। लो 7th एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज, अब सुनना, जैसे पता है लॉस ऑफ स्टॉक के केस में एवरेज क्लॉज था, वैसे ही यहां पर भी एवरेज क्लॉज है। फिलहाल वही बात है, एवरेज क्लॉज अप्लाई तभी करता है व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। अब बताओ पॉलिसी आपने कितने रुपए की ली थी? सबसे ऊपर पढ़ो, 12,60,000 रुपए की, इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। ये देखो जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 14,40,000। तो बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना? तो केस हो जाएगा अंडर इंश्योरेंस का, और अंडर इंश्योरेंस का केस है तो एवरेज क्लॉज क्या कर जाएगा? अप्लाई कर जाएगा। और फॉर्मूला लिख लो क्लेम का, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 12,60,000 डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 14,40,000 इंटू एक्चुअल लॉस 2,94,000। 257,250। तो इतने रुपए का क्लेम हमें मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, 257,250 रुपीज का। चलो ये आपके पूरे कंप्लीट 8 स्टेप्स थे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।